तो आज का हमारा टॉपिक है एड्स, विमेन अवेयरनेस। एड्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले HIV एड्स बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, उनको लगता है ये HIV एड्स एक ही चीज़ है। तो इसके लिए पहले आप डिस्टिंग्विश करिए HIV और एड्स में, ये दोनों के बारे में। जी, जब भी हम कहते हैं इस बीमारी के बारे में, कभी भी चर्चा होती है तो हम हर समय कहते हैं HIV एड्स। लिखने के समय हम दोनों शब्दों के बीच में एक हाइफन डाल देते हैं या एक स्लैश डाल देते हैं। सो HIV है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस, जो कि ये बीमारी का कारण है। जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस है वो किसी कारण, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे, इंसान में चला जाता है और वो वायरस उस बॉडी में पनपता है। कुछ अरसे के बाद, क्योंकि वो वायरस जो कि बॉडी की वो सेल्स जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम्स हैं, उनको नष्ट करता है, तो फिर हमारी बॉडी का डिफेंस कमज़ोर हो जाता है। और डिफेंस कमज़ोर होने से कई और बीमारियां जो कि हवा में रहती हैं, जो कि आम इंसान को नहीं लग सकती, जैसे TB, फंगल इन्फेक्शंस या और कई इस तरह की बीमारियां, वो उस HIV इन्फेक्टेड इंसान को अटैक करती हैं। तो एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं उसे, AIDS। तो ये एक सिंड्रोम है, यानी कि कई चीज़ों का समूह, तो उसको हम एड्स कहते हैं। एड्स जब वो कई बीमारियां आ जाती हैं इंसान को, तब हम कहते हैं कि अब इसे एड्स हो गई है। ज़रूरी नहीं है कि HIV इन्फेक्टेड इंसान को एड्स हो, उसको हम HIV इन्फेक्टेड इंसान कहेंगे। और आज के दिन में कोशिश यही रहती है कि एड्स तक वो इंसान न पहुँचे। इन्फेक्टेड तो है ही, पर उसको हम संभाल के रखें जो कि वो नॉर्मल लाइफ जी पाए। तो लिसनर्स, सुना आपने, HIV और एड्स एक चीज़ नहीं है। HIV एक ऐसा वायरस है जो हमारा इम्यून सिस्टम खराब कर देता है, जैसे कि मैम ने बताया। और एड्स क्या होता है? HIV के कारण एड्स हो जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है हमें। तो उसी को मैम बता रहे हैं कि इसको प्रिवेंट किया जाता है आजकल। जैसे मैम ने बताया कि क्योंकि पहले तो माना जाता था इसका ट्रीटमेंट होता ही नहीं है और बहुत डेंजरस माना जाता था, कि आजकल टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके कारण इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो डॉक्टर, ये एड्स होता कैसे है? इसके कॉजेस क्या है, कारण क्या है? अगेन हम फिर एड्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एड्स तो बाद की बात है। वो जैसे मैंने कहा, लक्षणों का समूह है, सिंड्रोम है। और एक तो HIV की बात करेंगे, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो HIV वायरस इंसान को कैसे अटैक करता है, कैसे इन्फेक्ट करता है? तो उसके 4 प्रमुख कारण हैं। जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि अगर एक इंसान के कई पार्टनर्स होते हैं और वो पार्टनर्स भी अनसेफ हैं, उनके और आगे कई पार्टनर्स हैं, कोई पता नहीं कि किसके साथ संबंध हुआ है, तो फिर बेसिकली 90% ऑफ इन्फेक्शन HIV की असुरक्षित यौन संबंध से ही होती है। जो सेकंड कारण है इसका इन्फेक्शन का, वो है मेल्स हैविंग सेक्स विद मेल्स। जब मेल्स सेक्स एक्ट होता है अनदर मेल के साथ, तो उसको इस बीमारी का होने का ज़्यादा चांस रहता है फ्रॉम अनदर इन्फेक्टेड मेल। ऑफ कोर्स दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉन्टैक्ट इज़ फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। आई मीन, बीमारी वैसे तो हवा से तो नहीं आती है, जैसे TB के कीटाणु हवा में है, या कॉलेरा या कुछ ऐसे पानी या खाने पीने से, ऐसे नहीं होती है। इट कम्स फ्रॉम अनदर इन्फेक्टेड पर्सन। उसके खून के दौरान, मतलब जो ब्लड है, ब्लड इज़ द कंटैमिनेंट। तो ब्लड जब एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे में जाता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं ब्लड का एक्सचेंज का? तो नंबर 1, जैसे मैंने आपको कहा, अनसेफ सेक्स, क्योंकि अनसेफ सेक्स में वो इन्फेक्टेड इंसान का पार्टनर होना का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि इट इज़ बाय अनदर पर्सन हु ऑल्सो इज प्रोमिस्क्यूअस, हु हैज सच हैबिट्स। नंबर 2, मेल्स हैविंग सेक्स विद मेल्स, बिकॉज देयर आर मोर चांसेस के खून की एक्सचेंज हो, वो एक्ट ऐसा है। नंबर 3 है इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स, जो लोग नशा करते हैं, सुई से इंजेक्ट करते हैं अपने आप को। आप कहेंगे कि हर ड्रग यूज़र नहीं, हर ड्रग यूज़र को HIV नहीं हो सकता। जो लोग स्निफिंग करते हैं या सूंघते हैं, उनको HIV नहीं हो सकता। केवल वो इंसान जो सिरिंज भर के नशे का आपस में बैठ के एक से दूसरे को लगाते हैं, उनको HIV हो सकता है, अगर उनके ग्रुप में से एक को है वो इन्फेक्शन। और चौथा कारण है जो प्रेग्नेंट मदर है, अगर उसे HIV है तो वो अपने बच्चे को दे सकती है, जो कि अभी पैदा नहीं हुआ, जो उसके गर्भ में है। तो ये 4 प्रमुख कारण हैं HIV के फैलने के। जी, तो अगर हम लड़कों और लड़कियों की ऐसी बात करें, डिस्टिंग्विश करें दोनों को, तो आपको क्या लगता है कि तो किस में ज़्यादा होने का रिस्क होता है ये बीमारी? एक्चुअली जो आंकड़े, जो डेटा बताता है वर्ल्ड में, क्योंकि
बहुत ये समझने की बात है कि आमतौर पे जो फीमेल जेंडर है वो आगे आके लीड नहीं लेता इस चीज़ में। तो जो डेटा है वो बताता है कि 39% ऑफ इन्फेक्शंस विमेन में हैं। सो दैट मीन्स कि मेन में ज़्यादा इन्फेक्शन है, पर इसका ये भी कारण हो सकता है कि कम विमेन टेस्ट हुई हों। बट विमेन आर मोर एट रिस्क। क्यों? क्योंकि वुमेन जो है वो ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड होती है। आप अगर हिंदुस्तान का सिनेरियो देखो तो यहाँ पर हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर डिसीजन मेकिंग तो विमेन के हाथ में है नहीं। अगर वो चाहती है कि उसका पार्टनर कॉन्डोम इस्तेमाल करे तो उसकी मंजूरी से नहीं होगा, वो उसके मेल पार्टनर की सहमति से ही होगा। सो द वुमन इज सब्जेक्टेड टू अनसेफ सेक्स। ऑल्सो जल्दी शादियाँ हो जाती हैं लड़कियों की, छोटी उम्र में हो जाती हैं। कई बार दूसरे आजकल के ज़िंदगी में आप देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन बहुत हो रही है, तो अनसेफ सेक्स के चांसेस भी हैं, विद मल्टीपल पार्टनर्स चांसेस हैं। और कुछ जो विमेन है क्योंकि उनका जेनिटेलिया ऐसा है कि दे कैन ऑल्सो बी हार्बरिंग दैट इन्फेक्शन, दे मोर चांसेस दैट दे गेट द इन्फेक्शन। सो इसकी कारण देयर आर सोशल फैक्टर्स एंड देयर आर बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिससे हम कहेंगे कि women are more at risk। जी, तो अब हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या है, कैसे कोई पता लगा सकता है कि वो HIV इन्फेक्टेड है? वो एक्चुअली तो इसके लक्षण है नहीं। जब HIV इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को अगर कांटेक्ट हुआ है HIV पॉजिटिव से और उसके शरीर में HIV का वायरस गया है, हो सकता है एक हल्का फुल्का सा बुखार हो जाए उस समय, और वो इंसान थोड़ा सा अपने आप को जैसे एक वायरस इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वो भी एक वायरस है, उस तरह के सिम्टम्स महसूस करे। अदरवाइज HIV इन्फेक्शन के कोई लक्षण नहीं है। इंसान नॉर्मल रहता है, देखने में नॉर्मल रहता है, बिहेवियर उसका नॉर्मल रहता है। लक्षण तो एड्स के होते हैं, जो समूह है बीमारियों का, और वो लक्षण होते हैं। कैसे पता चलेगा कि एड्स हो गया है? इंसान का वज़न कम होने लग जाता है कोई बिना कारण के, खाना पीना कम हो जाता है, लूज मोशंस लग जाती हैं, जैसे हम कहते हैं जुलाब, टट्टियाँ, और वो ठीक नहीं होती दवाइयों से। बुखार भी ठीक नहीं होता दवाइयों से, लगातार रहता है, खांसी रहती है, टीबी हो सकती है। सो इस तरह के जब लक्षण होते हैं, इंसान यानी कि बहुत ही कमज़ोर और वीक हो जाता है और कोई कारण नहीं मिलता उसका, तो उस समय अगर HIV का टेस्ट किया जाए तो ये पाया जा सकता है कि उसको HIV का इन्फेक्शन है और उसके कारण उसकी इम्यून सेल्स कम हो गई हैं और दूसरी बीमारियों ने उसको काबू में ले लिया है। जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि अगर एक बारी बीमारियां लग जाए, हम टेस्ट करते हैं, वो ठीक ना हो दवाई से, तो डायग्नोस करने के क्या क्या तरीके होते हैं? इसका डायग्नोसिस केवल ब्लड टेस्ट से होता है जी। और ब्लड टेस्ट स्पेशल टेस्ट है। हम देखते हैं कई प्राइवेट लेबोरेटरीज ये टेस्ट करती हैं और ठीक से रिपोर्टिंग नहीं होती उनकी। इसको टेस्ट करने के लिए 3 लगातार टेस्ट लगाए जाते हैं, टू टेस्ट फॉर स्पेसिफिसिटी, टू टेस्ट फॉर सेंसिटिविटी। और जब 3 टेस्ट में ये खून की रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तभी हम डिक्लेयर करते हैं कि इस इंसान को HIV की इन्फेक्शन है। क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, देखो अगर HIV का इन्फेक्शन किसी को अनाउंस कर दिया, किसी को बता दिया, तो वो तो इंसान सोचता है कि मेरा डेथ सेंटेंस ही लिख दिया। इसलिए लापरवाही से और गैर जिम्मेवारी से हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। जो ब्लड का टेस्ट है उसको हम इलाइजा टेस्ट कहते हैं। तो वो टेस्ट करने के बाद अगर अच्छे से पक्का पता लग गया कि हाँ इसको ये वायरस है बॉडी में, तब हम उसको बताते हैं कि आपको ये इन्फेक्शन है। जी, तो बहुत ही सेंसिटिव है ये, बहुत ही ध्यान से किया जाता है ये टेस्ट। तो जैसे कि आपने एक प्रमुख कारण बताया था, जो प्रेग्नेंट वुमेन से बच्चे को होने का चांस होता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन में भी, हर प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये टेस्ट होता होगा? आज के दिन में ये मैंडेटरी हो गया है, कंपलसरी है। जब कोई भी प्रेग्नेंट वुमन डॉक्टर के पास जाती है, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट सेटअप में हो, तो जो लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं जो उसके किए जाते हैं, उसमें HIV और सिफिलिस का टेस्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि ये 2 बीमारियां हैं जो कि कंट्रोल हो सकती हैं, जो उससे उसके बच्चे तक ना जाए, इसके पूरे इलाज हैं। तो इसलिए ये 2 बीमारियों का टेस्ट भी ज़रूर होता है। जी, तो डॉक्टर अगर हम बात करें कि एक बार ही अगर डायग्नोस हो गया, तो उसके बाद इलाज के लिए क्या क्या किया जाता है? एक बार डायग्नोस हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी डायग्नोस, इसका जो ये इन्फेक्शन है ये इम्यून सेल्स का इन्फेक्शन है और वो सेल्स मरती हैं। तो बॉडी में जो हमारे इम्यून सेल्स हैं उनको हम CD4 सेल्स कहते हैं। हाँ जी। तो 2 चीज़ें मेजर की जाती हैं बॉडी में, एक तो CD4 सेल्स और एक वायरल काउंट। जो वायरस है उसकी बॉडीज़ का काउंट किया जाता है और उस हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। आज के दिन में ये गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी अपनाई है, जो WHO की कॉल है
ग्लोबली कि जैसे ही पॉजिटिव पता चलता है इंसान पॉजिटिव HIV पॉजिटिव है, उसी समय उसको ट्रीटमेंट पर डाल दिया जाता है और फिर उसको मॉनिटर किया जाता है रेगुलरली एवरी 6 months। उसका CD4 काउंट और वायरल काउंट किया जाता है, बिकॉज वी हैव टू एंश्योर कि जो उसका वायरल काउंट है वो इतना लो हो जाए कि वो अनडिटेक्टेबल हो जाए। अगर मशीन हमें बताती है आफ्टर अ वाइल कि वायरल काउंट 0 है, देन वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि इसका मतलब कि वो वायरस खत्म तो नहीं हुआ पर ब्लड में नहीं है, कहीं सेल्स में चले गया, कहीं चले गया। अगर ब्लड में नहीं है तो फिर वो दूसरे इंसान तक नहीं जा सकता, सो दैट पर्सन बिकम्स नॉन इन्फेक्शियस इन अ वे। एंड ऑल्सो क्योंकि वो अनडिटेक्टेबल है तो वो उसकी ब्लड इम्यून सेल्स को भी नहीं मारेगा। सो दैट इज द टारगेट। जो हम ट्रीटमेंट, आप पूछ रहे हैं मुझे कि ट्रीटमेंट कैसे करते हो, हमारा ट्रीटमेंट जो होता है उसका टारगेट ये है कि वायरल काउंट शुड बी अनडिटेक्टेबल, CD4 काउंट शुड बी नेक्स्ट टू नॉर्मल। जितना हम सब नॉर्मल इंसानों में CD4 काउंट है, CD4 सेल्स आर द इम्यून सेल्स, उतनी ही होना चाहिए। तो उस चीज़ तक पहुंचने के लिए देयर आर मेनी मेडिसिन्स जो कि गवर्नमेंट फ्री देती है, and they are divided into first line medicines, second line medicines, third line medicines. So आज के दिन we have to be grateful to government of India कि उन्होंने इतनी महंगी दवाइयाँ हमें फ्री दी हुई हैं पूरी कंट्री में। तो पहले फर्स्ट लाइन पे डाला जाता है उस इंसान को और उसके बाद ग्रेजुअली ही में सर्वाइव ऑन फर्स्ट लाइन फॉर मेनी ईयर्स। अगर वो रेगुलर ले दवाई, अगर वो अच्छी न्यूट्रिशन रखे, अच्छी हेल्दी हैबिट्स रखे, एक्सरसाइज करे एज अ नॉर्मल पर्सन, तो ही मे इवन लिव ऑन फर्स्ट लाइन, विच इज़ गुड, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट सबसे कम है। पर ज़रूरत पड़ने पर हम उसको स्विच भी कर सकते हैं टू द अदर मेडिसिन्स जो कि दूसरी स्टेजेस की हैं। तो पहले फर्स्ट लाइन मेडिसिन ही दी जाती है, इतना भी वायरल काउंट हो आपका तो पहले फर्स्ट लाइन से ही शुरू करते हैं और फिर उसको लगातार मॉनिटर करते हैं। अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा इंसान, फिर उसकी टेस्टिंग होती है कि क्यों नहीं कर रहा, क्या दवाइयों से रेजिस्टेंट है या कोई और कारण है। लाइक दैट वी गो ऑन एंड द पर्सन इज मॉनिटर्ड कम्प्लीटली। जी, तो डॉक्टर इसके बारे हमने HIV के बारे में जैसे आपने बोला था, जब टेस्ट करते हैं अगर उसको बता दिया जाए कि HIV है तो वो मान लेता है कि डेथ सेंटेंस आ गया मेरे सामने। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, भ्रम होते हैं, मिथ्स होते हैं इसके रिगार्डिंग। तो उस क्या क्या मिथ्स हैं और उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आप बता रहे हैं, सही कह रहे हैं आप कि मिथ्स बहुत हैं इस बीमारी के बारे में। और ये भी जानना ज़रूरी है कि जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं, उस इंसान की पहले काउंसलिंग होती है। हर इंसान की पहले काउंसलिंग होती है जिसको हम प्री टेस्ट काउंसलिंग कहते हैं। उस समय उसे इस बीमारी के बारे में बताया जाता है और उसके मिथ्स एंड स्टिग्मा वगैरह वगैरह भी क्लैरिफाई किया जाता है। और टेस्ट की रिपोर्ट चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसके बाद फिर एक पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होती है। पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग में अगर वो HIV पॉजिटिव है तो उस हिसाब से चलती है। उसको समझाया जाता है कि डेली दवाई लेनी है एंड ही हैज़ टू एक्सेप्ट दैट प्रॉब्लम। और अगर नेगेटिव होता है तो भी उसकी काउंसलिंग में उसको समझाया जाता है क्यों उसका टेस्ट हुआ, क्योंकि उसका हाई रिस्क बिहेवियर था, उसको चांस था इन्फेक्शन का। तो उसे पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग में बताया जाता है कि आपको अपने आप को कैसे सेफ रखना है। जैसे आपने मुझसे जिक्र किया फीमेल सेक्स वर्कर्स का, तो फीमेल सेक्स वर्कर का हम हर 6 महीने के बाद HIV टेस्ट कराते हैं और उस समय उसको हर चीज़ सिखाई जाती है, नेगोशिएटिंग फॉर कॉन्डोम यूज़, हाउ टू कीप सेफ, थिंग्स लाइक दैट। सो दिस काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो भ्रम आमतौर पे लोगों के माइंड में होता है कि ये आपस में रहने से हो जाती है बीमारी, खाना खाने से हो जाती है, बर्तन शेयर करने से, कपड़े शेयर करने से, टॉयलेट्स शेयर करने से हो जाती है, मच्छर के काटने से हो जाती है। तो ये बीमारी इन सब कारणों से नहीं होती। किसी को हग करने से, किसी को किस करने से, किसी के साथ कॉमन प्लेट में खाना खाने से, कपड़े शेयर करने से, एक ही बेड में सोने से ये बीमारी नहीं होती। ये बीमारी तभी होती है अगर डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड एक्सचेंज हो। ब्लड टू ब्लड एक्सचेंज तभी होगा अगर हमारी स्किन ओपन होगी, दोनों की, एक को दूसरे से ब्लड ट्रांसमिट किसी तरह से हुआ तो ही ये बीमारी होगी। जी, तो काफ़ी अच्छी, ये एक बहुत कॉमन है ब्लड टू ब्लड, क्योंकि आपको पता है अगर आप एक इंसान के साथ खाना शेयर कर रहे हो तो उसमें आपका ब्लड का कुछ कंटैक्ट नहीं है, आप सिर्फ आराम से फ्रेंडशिप के नाते या जो भी आपके ह्यूमन रिलेशंस के नाते आप खाना खा रहे हो तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, इससे एड्स नहीं होता। सो आमतौर पे ये भी एक भ्रम है कि किसिंग से हो जाता है। किसिंग से हो सकता है अगर माउथ में अल्सर हो। जी, सो अगर कुछ कट है माउथ में तो फिर हो सकता है। ओपनिंग होनी चाहिए। और इसी में आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि एक और जो वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ स्प्रेड है, दैट इज थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
जी अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड का यूनिट किसी नॉर्मल इंसान को चढ़ाया जाए तो उसे हो जाती है ये बीमारी, पर ये अब इतनी कॉमन रही नहीं। चंडीगढ़ में तो यह है ही नहीं। हाँ जी। क्योंकि हमारे ब्लड बैंक्स स्क्रीन करके ब्लड ही यूज़ करते हैं। सो नाउ दिस इज़ नेक्स्ट टू ज़ीरो, पर फिर भी जानना ज़रूरी है कि इससे भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। एक मैम कहा जाता है कि नीडल, जैसे आपने बोला था कि जो लोग ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं नीडल से तो उनको हो सकता है, बट एक कहा जाता था कि नीडल से भी हो जाता है, इन्फेक्टेड ब्लड वाली नीडल से भी हो जाता है क्या? क्वाइट राइट। जैसे टैटू, जी, तो टैटू अगर आप एक इंसान को टैटू किया और उसको HIV है, टैटू से तो ब्लड आएगा नीडल के टिप में, और अगर हम नीडल चेंज करके नहीं यूज़ करेंगे या स्टेरिलाइज नीडल दूसरे इंसान पे नहीं यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन हो सकती है। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। हाँ जी। तो इन सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और जो छोटे छोटे हमने भ्रम, जो बड़े बड़े जो हमने भ्रम मिथ्स हैं हमारे कि साथ में खाएंगे, सेम टॉयलेट शेयर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड टू ब्लड, अगर कोई चीज़ आपकी स्किन ओपनिंग है और जहाँ से ब्लड आ सकता है और आप शेयर कर रहे हो तो उससे आपको HIV हो सकता है, बाकी सब चीज़ों से नहीं हो सकता। अब हम जानते हैं कि जैसे आपने बताया कि ट्रीटमेंट आपने बताया तो है, बट ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं इतना इफेक्टिव नहीं माना जाता है एड्स का, और क्या इसके प्रिवेंशन में क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं अगर हम स्पेशली लड़कियों की बात करें? ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है, पर ट्रीटमेंट तक हम पहुँचे ही क्यों अगर इन्फेक्शन ही हम रोक सकें। सो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, मच बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन तो यही है जो मैंने आपको प्रमुख कारण बताए इसके बीमारी के फैलने के, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। जब मैं कहती हूँ अनसेफ सेक्स, तो एक हमारा फॉर्मूला है ABC, दैट मीन्स A यानी इंग्लिश में हम इसको एब्स्टिनेंस कहते हैं, दैट मीन्स अवॉइड सेक्सुअल एक्सपोजर, अवॉइड इट टिल यू गेट मैरिड। जब तक कि आपका एक वफादार पार्टनर ना हो आपको सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी का ये मतलब है बी फेथफुल, दैट मीन्स जो आपका पार्टनर है आप उसके साथ वफादारी से रहें और आपका पार्टनर भी आपके साथ वफादारी करे। तो वो एक पार्टनर के साथ अगर आपका संबंध रहता है आपको HIV नहीं हो सकती, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि आप दोनों हेल्दी हैं। और C, जब हम C कहते हैं, C स्टैंड्स फॉर कॉन्डोम्स। अगर बाय चांस आपका ऐसा कोई एक्सपोजर होता है ऑफ अनसेफ सेक्स ऑफ मोर देन वन पार्टनर, तो फिर आपको कॉन्डोम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो एक बैरियर है, एक शील्ड है जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगा कोई भी बीमारी से जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। HIV इन्फेक्शन भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है। सो नंबर 1 अनसेफ सेक्स का मैंने आपको बताया, प्रोटेक्शन इस तरह से होगा। नंबर 2, कोई भी नीडल सिरिंज शेयर नहीं करनी। मेक श्योर कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएं तो वो डिस्पोजेबल नीडल सिरिंज ही यूज़ कर रहे हैं। कोई टैटू करवा रहे हैं तो आपके ऊपर नई नीडल यूज़ हो रही है। इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें तो ये बीमारी नहीं होगी। नंबर 3, लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ब्लड लीजिए। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तो कोई भी प्राइवेट ब्लड बैंक्स जो कि लाइसेंस नहीं है वहाँ से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ ब्लड में। खुद भी डोनेट करिए ब्लड इफ़ यू आर हेल्दी, यू शुड डोनेट, क्योंकि एक ब्लड बैंक है, अगर उसके केवल बाहर ही निकलता रहेगा ब्लड, उसकी स्टॉक में नहीं आएगा तो आपको ब्लड मिलेगा कैसे? सो यंगस्टर्स जैसे जो आज सुन रहे हैं प्रोग्राम, उनको, वो हेल्दी यंगस्टर्स हैं, उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए। सो इन्फेक्टेड ब्लड से ये होता है, तो वो मेक श्योर कि आपका जो ब्लड आपको मिलता है वो सेफ है। और 4th कारण मैंने आपको बताया था, मदर टू चाइल्ड, उसका प्रिवेंशन भी है। जो लेडी है उसको अपना प्रेगनेंसी के समय ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए, सो दैट कि जो उसका बच्चा है वो हेल्दी रहे। हमने बच्चे को प्रोटेक्ट कर लिया, सो वी हैव प्रोटेक्टेड द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग। जी, तो क्या मेडिसिन में डेवलपमेंट के साथ या और डेवलपमेंट के साथ क्या औरतों के लिए भी कुछ ऐसा, कोई ऐसे टेक्निक्स बने हैं प्रोटेक्शन के जिससे वो खुद दूसरे को रिसीविंग एंड पे ना रह के खुद प्रोटेक्ट हो सके अपने आप? फीमेल कॉन्डोम्स अवेलेबल होते हैं, पर इतना कॉमन उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। ज़्यादातर सेक्स वर्कर्स में ही ये यूज़ में आते हैं, पर हाँ अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट ने एक आपने स्टेप तो बताया कि फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड किए जो इतनी महंगी हैं, और क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? सो फ्रॉम स्टेज 1, एक तो अवेयरनेस, जैसे आज हम कर, सो जानकारी,
एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन जानकारी पे बहुत पैसे खर्च रही है, तरह तरह के रेडियो प्रोग्राम्स, टीवी प्रोग्राम्स एट्सेट्रा से लोगों को बता रही है। दूसरा टेस्टिंग, क्योंकि अगर अपना स्टेटस नहीं पता चलेगा तो इलाज नहीं होगा और इन्फेक्शन भी फैलती रहेगी। सो एटलीस्ट 90% ऑफ द पॉपुलेशन को ज़रूर जानना चाहिए कि उनका HIV स्टेटस क्या है, खासकर अगर उनका हाई रिस्क बिहेवियर है तो इसलिए जगह जगह पर फ्री काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर्स गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं। नंबर 3 जो आपकी सपोर्ट है, लाइसेंस्ड ब्लड बैंक्स खुले हुए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। फ्री नीडल्स एंड सिरिंजेस, जो हमारा टारगेट ग्रुप है उनको, सेक्स वर्कर्स को हम कॉन्डोम्स देते हैं फ्री, उनको बताते हैं कैसे यूज़ करना है। होमोसेक्सुअल्स को कॉन्डोम्स दिए जाते हैं, जेलीज दी जाती हैं। जो ड्रग यूज़र्स हैं उनको हम डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज देते हैं, वो अपनी हैबिट से उनको हटाने की कोशिश करते हैं और जब तक कि नहीं हटते हम उनको डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज देते हैं, जो कि वो शेयर ना करें। अपनी नीडल और सिरिंज एक बार यूज़ करके फेंक दें या हमें वापस दे दें और हम उसकी एक्सचेंज में एक और दे देते हैं उनको। और उनके लिए हमने ओरल ड्रग्स पे डालते हैं उनको। ओरल जो ये ड्रग वो इंजेक्ट करते हैं उसको हटाने के लिए हम उनको ओरल ड्रग्स पे लेके जाते हैं, जो कि उनकी इंजेक्शन की हैबिट ही बंद हो जाए। नेक्स्ट जो हम करते हैं, जो ये प्रेग्नेंट मदर्स हैं इनको हैंडल करते हैं, इनके लिए सेफ डिलीवरी किट्स होती हैं, इनके लिए स्पेशल दवाइयाँ हैं, बाद में ब्रेस्ट फीडिंग के समय बेबीज़ के टेस्ट होते हैं। सो इस तरह से, और ट्रीटमेंट तो आपको मैंने बताया ही कि फ्री है। और इस तरह से गवर्नमेंट इस चीज़ पर बहुत केयरफुल है और बहुत पैसा खर्च रही है। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गए हैं उनके लिए भी स्कीम्स हैं, क्योंकि जब तक कि हम उनको नहीं संभालेंगे तो और नए लोग भी अपनी प्रॉब्लम लेके हमारे पास नहीं आएंगे। तो उनके लिए चंडीगढ़ में इकोनॉमिक स्कीम्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट स्कीम्स हैं। हम हर बच्चे को हर महीने 800 रुपया देते हैं, चाहे वो इन्फेक्टेड है चाहे अफेक्टेड है। अफेक्टेड मतलब अगर उसके पेरेंट को है या उनकी डेथ हो गई है इस बीमारी से। अगर कोई विडो है, इन्फेक्टेड है या अफेक्टेड है तो उसको 1200 रुपये हर महीने देते हैं। प्लस और भी जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, उनको फ्री AAY कार्ड्स बनाए जाते हैं। अन्न योजना जो होती है, जिससे कि उनको राशन फ्री मिल जाता है। फ्री बस पासेस हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स जो कि हम देते हैं इन लोगों को। हर एंड से बहुत सारी कोशिश की जाती है सरकार की तरफ से, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो अवेयरनेस हो, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, हर जगह, चाहे वो रिहेबिलिटेशन हो, हर जगह से। तो डॉक्टर, माना जाता है इसको बहुत डेंजरस बीमारी माना जाता है, जानलेवा बीमारी माना जाता है। तो अगर हम, अब मैंने ग्लोबली डिस्कस किए थे स्टैट्स के पहले, अगर हम बात करें चंडीगढ़ की या रीजन स्पेसिफिक अपने, तो कितनी डेथ्स कॉज हो जाती हैं, इससे हो चुकी हैं अभी तक? आज के दिन में नेशन वाइड भी डेथ काउंट रिड्यूस हो गई है बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट। इंडिया में तो केवल 21 लाख लोग हैं HIV पॉजिटिव, और न्यू इन्फेक्शंस 50% कम हो गई हैं। पहले थी, अब 50% कम हो गई हैं। सो इट इज़ वेरी लो। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आप इतने टाइट शेड्यूल में से समय निकाल के आई और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे इतनी कीमती इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया।